नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर सनवर पटेल, जो मध्य प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सनवर पटेल, ये बताइए, आप जब पिछली बार इस कार्यक्रम में आए थे तब आपने कहा था कि जल्द ही इंदौर में हज हाउस की बुनियाद रखी जाएगी, तो इस संगे बुनियाद कब तक रखेंगे और क्या तैयारी? देखिए, बहुत ही खुशी का मौका है। लाखों लोगों की मांग ही नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि लाखों लोगों की तमन्ना पूरी होने जा रही है, दिल की दुआएं पूरी होने जा रही है। और दुआ है कि जो प्रदेश से आजमीन हज पर जाएं, हज यात्री हज पर जाएं, उनके लिए एक बेहतर हज हाउस हो। चूंकि मध्य प्रदेश में 2 जगह एम्बार्केशन पॉइंट है, भोपाल और इंदौर, दोनों ही जगह से हज की उड़ान भरती है सीधा जद्दा के लिए। तो भोपाल और इंदौर दोनों ही जगह हज हाउस बनना लाजमी है, और दोनों ही जगह हज हाउस बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा की गई है, और घोषणा के साथ साथ उस पर अमल करने का काम हुआ है। मुझे बेहद खुशी हो रही है आज आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताते हुए कि 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश के पहले हज हाउस का संगे बुनियाद भोपाल में रखने जा रहे हैं। और इंदौर में कब होगा? इंदौर में भी जब आगाज हो चुका है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंदौर, भोपाल के बाद इंदौर की शुरुआत होगी। और भोपाल में ये सिर्फ संगे बुनियाद नहीं है, ये एक्चुअल कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, सीधे हज हाउस बनने की ओर हम अग्रसर हैं। यहाँ संगे बुनियाद पहले भी होते आए हैं, आज से 10-12 साल पहले भी ईदगाह हिल पर संगे बुनियाद हुआ था, पर यहां पूरी तैयारियां कर ली गई है। कोई भी इमारत बनने के लिए, किसी इमारत की तामीर होने के लिए हमको सबसे पहले जमीन चाहिए। तो मध्य प्रदेश शासन 2 एकड़ जमीन सिंगार चोली एयरपोर्ट रोड पर भोपाल पर हमको दे चुका है। उसके बाद एक बेहतरीन डिजाइन चाहिए, तो देश भर के आर्किटेक्टों को बुलाया गया विज्ञप्ति के द्वारा, और जो सबसे अच्छा डिजाइन बनाएगा उसे 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सभी लोगों ने अपने इसके अलावा जी आर्किटेक्ट को फीस के अलावा 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइनें आई, और भोपाल के महबूब आर्किटेक्ट की डिजाइन फाइनल हुई है इंदौर और भोपाल दोनों हज हाउस बनाने के लिए। और उनको 1 लाख, दोनों जगह एक जैसे हज हाउस बनेंगे। 1 लाख रुपए का उनको नगद पुरस्कार दे दिया गया है। अब जमीन हमारे पास तैयार है, डिजाइन हमारे पास तैयार है, बात पैसों की आती है तो 6 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भोपाल हज हाउस के लिए हो चुकी है। सिर्फ प्रशासकीय स्वीकृति नहीं, उसके साथ 1 लाख रुपए की पहली किस्त राज्य हज कमेटी को मिल चुकी है। फिर उसके साथ कौन इसको बनाएगा, कौन एजेंसी बनवाएगी और कौन बनाएगा, तो सीपीए जो राजधानी परियोजना है भोपाल की, वो इस काम को करने वाली है। उन्होंने टेंडर निकाल दिया, टेंडर काल हो चुका है, जो लोएस्ट रेट है उनका टेंडर खुल चुका है, सब कुछ तैयार है। मेरा हज हाउस बनने वाला है जी। कब तक बनकर तैयार हो? देखिए, 14 महीने का इसमें समय रखा है इसके एग्रीमेंट में कि 14 मंथ के अंदर इसको बनाकर तैयार करना है, और इंशाल्लाह हम 14 महीने के अंदर मध्य प्रदेश शासन की यह मंशा है कि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। आप केंद्रीय हज कमेटी के चुने हुए सदस्य हैं, तो कैसे बनते हैं केंद्रीय हज कमेटी में सदस्य? देखिए, क्राइटेरिया है स्टेट हज कमेटियों का, सेंट्रल हज कमेटियों का अलग अलग। जब राज्य हज कमेटी का गठन होता है तो उसमें अगर कोई मुस्लिम सांसद या विधायक हो, विधान परिषद का सदस्य हो, तो वैसे एक मेंबर करके 3 मेंबर होते हैं स्टेट हज कमेटी के मेंबर, और 3 जो है वो स्थानीय निकाय से होते हैं। 3 और 3 6 हुए। 3 होते हैं एक धर्म के जानकार, एक सिया समुदाय के जानकार और एक कानून का जानकार। तो 3 3 6 और 3 9 हुए, और 5 आते हैं सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं से। ऐसे करके 14 लोगों की कमेटी बनती, जिनको वोटिंग पावर होता है। 15वें होते हैं जो उस प्रांत के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, वो पदेन मेंबर होते हैं, और 16वें होते हैं हमारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ऐसे 16 मेंबर से राज्य की कमेटी बनती है। और इसी तरह से एक क्राइटेरिया होता है सेंट्रल हज कमेटी का। सेंट्रल हज कमेटी के गठन के लिए उन्होंने पूरे देश को 6 जोनों में बांट रखा है। 6 निर्वाचित मेंबर्स आते हैं देश भर के 6 जोनों से चुनकर। जैसे हमारा जोन क्रमांक 3 है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन चारों प्रांतों से 8 जनवरी 2013 को मुंबई में हुए इलेक्शन में पहली बार मध्य प्रदेश को निर्वाचित रूप से सेंट्रल हज कमेटी में जाने का मौका मिला। यह सौभाग्य की बात है, सारे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुशी की बात है। यह मौका आपको मिला जी। आप पहले सदस्य निर्वाचित पहले सदस्य, तो क्या तकरीबन किया आपने कि आपको? नहीं साहब, आपकी दुआएं हैं, हाजियों की दुआएं हैं, हमारे जो समाज है जिसके लिए रात दिन हम खड़े होते हैं पार्टी के माध्यम से, पार्टी की लाइन पर,
और सरकार की लाइन पर उसकी दुआएं हैं। बरसों से मांग हो रही कि मध्य प्रदेश में हज का कोटा बढ़ाया जाए, हज का कोटा बढ़ाया जाए। क्या क्या बढ़ रहा है कोटा? आप प्रकाश जी इतने अच्छे सवाल करते हैं कि वो सब पूरे हो जाते हैं। जब मैं पिछली बार आया तो आपने कहा हज हाउस बनना चाहिए। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी, संजीदा मुख्यमंत्री जी, मैं आपको दावत देता हूं और इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के भाइयों को दावत देता हूं कि प्रकाश जी ने मांग रखी थी हज हाउस बनना चाहिए, और कब बना रहे हैं, जल्द से जल्द कब बना रहे हैं। तो मैं आप सबको दावत देता हूं 29 अप्रैल के लिए कि बड़ी तादाद में आप आए शुक्रिया अदा करने इस सरकार का, संजीदा मुख्यमंत्री जी का। और साथ में आपने कहा कि ये कोटा कैसे बढ़ेगा, तो कोटा भी आज ही बढ़ा है, आज ही मध्य प्रदेश का कोटा बढ़ा है। मैं ये बताना चाहता हूं, हमारा लास्ट ईयर कोटा था 3169 और आज अभी 1 घंटे पहले मुझे सर्कुलर मिला है। हमारी मांग थी कि हमारा कोटा बढ़ा जाए क्योंकि हमारे यहाँ आवेदनकर्ता ज्यादा होते हैं, एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं। 4025 का कोटा हमारा इस बार मध्य प्रदेश को मिला है। 856 सीटें, 856 सीटें इस बार हमको बढ़कर मिली है। 815 जी 856 856 सीटें बढ़ गई। अच्छा, ये रिजर्व श्रेणी की होती है, श्रेणी आरक्षण क्या जी? क्या आप मुस्लिम में भी हज जाने के लिए SC ST होते हैं? नहीं, आरक्षण प्रक्रिया इसलिए लागू की गई कि जो अबाउट 70 ईयर्स हैं वो ड्रा में अगर जाते थे उनका नंबर नहीं आता था और पता लग रहा है कि वो हज पर जा ही ना पाए और उनकी उम्र बढ़ गई या अल्लाह न करे उनका इंतकाल हो गया। ऐसी स्थिति के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ कि जो अबाउट 70 ईयर्स हैं ऐसे एप्लीकेंट जो 70 साल से ऊपर के हो उनको सीधे बिना ड्रा के उनको हज में जाने का मौका मिले, लेकिन बशर्ते कि उनके परिवार का एक कंपेनियन, एक सहयोगी उनके साथ हो। तो मतलब 2 लोगों को जाना होगा जी। तो इसमें कोटा जो निर्धारित है, मान लीजिए कितना कोटा है रिजर्व ए? मान लीजिए 4025 हमारा मूल कोटा है। हाँ, रिजर्व ए में कितने हैं? तो रिजर्व ए में जितने भी आएंगे वो पहले रिजर्व ए में निकाल लिए जाएंगे। इस साल हमारे पास रिजर्व ए में 518 एप्लीकेशन है। तो 518 और 518 उनके सहयोगी? नहीं, टोटल 518। अच्छा जी, कुल 518 सहयोगी सहित। सहयोगी सहित मतलब इसके आधे जा पाएंगे? जी नहीं, 518 पूरे जाएंगे। 518 रिजर्व ए में जाएंगे। और एक और कोटा होता है हमारे यहाँ, जो लोग लगातार 3 साल से असफल हो रहे हैं और ये उनका 4था वर्ष है, वैसे लोग रिजर्व बी में जाएंगे। और ऐसे एप्लीकेंट इस वर्ष हमारे पास 2064 है, 2064। तो कुल मिलाकर हमारा जो कोटा है उसमें से रिजर्व कोटा 2582 2582 जो आजमीन हज है वो आज पहली बार इस चैनल के माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जितने भी MPR सीरीज में जिनको मिली है वो सारे कंफर्म हो चुके हैं। उन सब लोगों को इंशाअल्लाह इस बार हज पर जाना है, 2582 लोगों को। अब 1443 लोगों का के लिए ड्रा डलेगा और ये 1443 जो लोग हैं ये ड्रा डलेगा 11147 जो एप्लीकेंट है उनके बीच में से। 11,000 में से 11147 में से 1443 लोगों का चयन होगा ड्रा के माध्यम से। बहुत कम प्रतिशत नहीं है ये? नहीं, अब वो ये बड़ा प्रतिशत है। ये जाहिर करता है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम भाइयों की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कैसे हालात बना रखे हैं कि यहां मुसलमान भाई संपन्न हुआ है। ये 3-4 हजार के एवज में 14,000 एप्लीकेशंस आती है हमारे पास, तो ये संपन्नता बखान करते हैं हमारे आंकड़े। क्योंकि उधार लेके हज में नहीं जा सकते, उधार लेकर नहीं जा सकते, पैसा हमारा हो, जायज पैसा हो, कोई रिस्पांसिबिलिटी बाकी ना हो। इन सब बातों के बाद आप बार बार शिवराज सिंह जी की तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं उनकी, तो ऐसा क्या जादू किया उन्होंने या आपकी राजनीति है ये? देखिए सर, राजनीति तब होती है जब वोटों के लिए राजनीति की जाए। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके मुखिया, इन्होंने वोटों से हटकर जो समाज पीछे रह गया है, कौन सा समाज ऐसा है जो बरोबरी की भागीदारी में पीछे रह गया है, जिसका पूरा रोल मध्य प्रदेश के लिए नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश को के पंखों को उड़ान लगी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सब समाज आगे आना चाहिए। खास करके जब ये देखा शिवराज जी ने कि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, तो उसको आगे लाने का काम। हज में जाने से मुस्लिम आगे हो जाएंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूं, उसको आगे लाने का काम। आज से 10 साल पहले 16,000 मुस्लिम बच्चों को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मिलती थी, सिर्फ 16,000, आंकड़ों में बता रहा हूं मैं आपको। आज 1,65,000 बच्चों को मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण का काम हो रहा है। 10 गुना बढ़ गए। तो ये संजीदगी है, ये चिंता है, ये फिक्र है। पहले बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे,
अब बच्चे स्कूल कॉलेज जाने लगे तो छात्रवृत्ति दी जाएगी। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही क्यों, पूरे देश में बच्चे जा रहे हैं। ये संजीदगी है। हम जो तथाकथित राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोटों के लिए राजनीति करती है, जिन्होंने 60 साल से मुस्लिम भाइयों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, उनकी जहां सरकारें हैं वहां की छात्रवृत्ति लैप्स हो जाती है और वो छात्रवृत्ति मध्य प्रदेश बांट रहा है। ये हमारी उपलब्धि, ये हमारी संजीदगी है। और सिर्फ छात्रवृत्ति की बात नहीं है, इसके अलावा आप देखिए जो सर्वे, नेशनल सर्वे होता है, आज जो आबादी, जो जनसंख्या 90s की साक्षरता की बढ़ी है, वो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता की दर आई है वो हिंदुस्तान में सर्वाधिक दर है बढ़ती हुई। आप विधि में पीएचडी कर चुके हैं और एमएलए बनने के लिए आपने ट्राई नहीं किया क्या? नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में से किसको क्या जिम्मेदारी देना है यह चयन करती है, उसकी योग्यता अनुसार उसको काम दिया जाता है। और मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, उज्जैन जिले के पास में एक तहसील है घटिया, उसका नाम है तहसील बढ़िया है, घटिया तहसील के कालियादे गांव का निवासी हूं और आज मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं उस पार्टी का, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं और वो चुनती है कि हमारे किस कार्यकर्ताओं को क्या काम देना है। आपने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी, तो नरेंद्र मोदी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राष्ट्रवादी पार्टी। बिल्कुल कर रहे हैं। आप उनको समर्थन देते हैं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को हमारा समर्थन है, वो हमारा नेतृत्व है। अच्छा ये बताइए, अल्पसंख्यक होने का फायदा मिलता है बीजेपी में बहुत? नहीं, यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत कम है बीजेपी में। यहाँ अल्पसंख्यकों की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। यहाँ तो किस प्रकार से हमको ये कहा जाता है कि समाज को वोट के लिए नहीं जोड़ना है, समाज को किस प्रकार से आगे लाना है, उनकी समस्याओं को किस प्रकार से दूर करना है। तो यह फायदे और नुकसान और माइनॉरिटीज और बहुसंख्यक ऐसा नहीं है विषय, ऐसा विषय नहीं। तो दूसरे राज्यों में क्यों ऐसा विवाद होता है? नहीं, अब दूसरे राज्यों, मैंने तो राज्य में काम किया है, एक छोटे से कस्बे और छोटे से गांव का आदमी हूं। कब से मुझे पार्टी ने मौका दिया? में कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला था 98 में और 99 में मुझे मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन में पूरे देश भर में काम करने का मौका माननीय अटल जी की सरकार में। 15 साल से बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता होने का फायदा मिलता है हज कमेटी अध्यक्ष बनने को? नहीं, हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां भी होता है उसका लाभ मिलता है। उसका लाभ इस रूप में मिलता है कि वो अपने संगठन से, अपने घर से सही शिक्षा लेकर उस जिम्मेदारी पर गया है। आज हम उज्जैन से जाते हैं, लेकिन हम जितनी सुचिता के साथ काम कर सकते हैं उतनी सुचिता के साथ काम करने की वहां कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है जो ये कर सकता है कि आज हमको 20,000 रुपए महीने की पात्रता है मकान की, लेकिन हमें 1.5 साल हो गए, 2 हज हो गए, हमने 20 पैसे लेने की कोशिश नहीं की। जिसकी जरूरत नहीं है वह अपव्यय नहीं होना चाहिए, पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। एक सचिव और एक निज सचिव की पात्रता है, हमको सचिव और निज सचिव के नाम पर अगर जरूरत नहीं है, हमारी संस्था इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें इन सब चीजों की जरूरत हो, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसी तमाम सुविधाएं हैं जो आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। ये आपने अपने त्याग की सारी बातें गिना दी। नहीं, आपने कहा कि कैसे कर सकता है, तो मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ये कर सकता है। और ब्यूरोक्रेसी के खर्चे तो होते ही नहीं, जो जरूरी है वो सब होता है। ब्यूरोक्रेट्स का होना जरूरी है, जो जरूरी है वो सब किया जाए। भारतीय जनता पार्टी संगठन का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये कहना है, जो आवश्यक है उसमें कोई, और जो गैर जरूरी है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपका अगला लक्ष्य क्या है राजनीति में? नहीं, अभी तो भारतीय जनता सरकार बने, जिसने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी पूर्ण बहुमत से, बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बने तीसरी बार। 2013 हमारा मिशन है और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान उसके मुख्यमंत्री तीसरी बार बने और इस प्रदेश का स्वर्णिम काल जो है वो आए और यहाँ जितने पिछड़े लोग काल नहीं आया, और यहाँ जितने पिछड़े लोग हैं वो आगे आए, हर सारा समाज आगे बढ़े। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है, इस पर हम काम कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, ये देश में नंबर 1 प्रांत बने, ऐसी हम सब की केंद्रीय हज कमेटी या हज यात्रियों को जो छूट मिलती है, जो सुविधा दी जाती है, जो सब्सिडी दी जाती है, वो है नहीं।
वो सब्सिडी हज यात्रियों को नहीं बल्कि एयर इंडिया को। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रकाश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां मैं आपके पिछले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। बनाइए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसके जिम्मेदार। मैं बता रहा हूं आपको कि सब्सिडी की कोई आवश्यकता नहीं है। 1,36,000 रुपए एक हाजी देता है, उसमें सब्सिडी की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा खर्च आने और जाने का खर्च। अब आने और जाने में आप ग्लोबल टेंडर नहीं कराते हैं। मोनोपाली है कि सऊदी एयरलाइंस ही लेकर जाएगी, एयर इंडिया भारत ही लेकर जाएगा। और जब सऊदी एयरलाइंस, आप भी यहां इंदौर से हज की उड़ानें आपने देखी है, क्या कभी यहां से कोई उड़ान एयर इंडिया या सऊदी एयरलाइंस लेकर गई है? वो अपने पैटी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, क्रीम दूध सब खुद खाते हैं, और बेचारा छाछ में वो काम करता है। पिछले साल हमारे यहां जो है व्हाइट एयरलाइंस पुर्तगाल की कंपनी लेकर गई। आप सीधे पुर्तगाल की कंपनी को क्यों नहीं आने देते हैं टेंडर में? सीधे रेट कम होंगे। तो ये सेंट्रल हज कमेटी की दुर्भावना है, और ये किसी प्रकार की सब्सिडी और सारा लाभ जो है वो मोनोपाली के तहत अपने पसंदीदा लोगों तक पहुंचता है, बिचौलियों तक पहुंचता है। हाजियों को इसका कोई लाभ नहीं होता। आप कितनी बार हज कर चुके? मुझे अभी सौभाग्य नहीं मिला है, उसके लिए मैंने पिछले साल आवेदन किया था। आपसे भी दरखास्त करता हूं कि मैंने सुना कि हज कमेटी के अध्यक्ष तो वीआईपी कोटे में चले गए। मैं अगर इस प्रकार से जा सकता होता तो पिछले साल भी मेरा वेटिंग नंबर था, और चूंकि जाकर खत्म हो गया और मेरा 2000 वेटिंग था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरह से हज की यात्रा करना नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईश्वर के घर का बुला हुआ है, जो आएगा वही जाएगा, एक्स्ट्रा अप्रोच करके नहीं। मतलब पहुंच का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना। लेकिन दिल्ली के तो कई नेता जाते हैं। नहीं, ये उनका लुकआउट है, ये उनका लुकआउट है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने रीति और नीति और वसूलों से बंधा हुआ हूं, और उसी वसूलों के साथ काम करूंगा। डॉक्टर सन्नवर पटेल हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि हज का कोटा बढ़ गया है। ये अच्छी खबर है। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज ब्रेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।